VPA भक्ति पूजन आरती टीआर टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही दिल्ली के अंदर पहले नवरात्रे और सनातन धर्म का पहला हिंदू नववर्ष आ गया है और इसके साथ साथ में मुसलमानों की ईद भी आ रही है। और जिस पर नवरात्रि आरंभ होते ही दिल्ली के अंदर नवरात्रों में मीट की दुकानें बैन कर दी गई हैं। ये जो है दिल्ली के जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उनकी मांग थी और इस पर क्या कुछ अब राजनीति जो गर्म होती जा रही है और क्या कुछ कहना है लोगों का, उस पर भी हम बात करते हैं। और दिल्ली सरकार करनी और कथनी की बात, अब की बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार क्या कुछ लेकर आ रही है ईद और नवरात्रे पर। आइए राहुल नगर विधानसभा के कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष भाई आदेश भारद्वाज जी से बात कर। भारद्वाज जी, क्या कहेंगे दिल्ली का जो बजट आया है अभी, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, दिल्ली का बजट इन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए का रखा है, तो बजट मुझे तो नहीं लगता कि सही तरीके से रखा गया है। सच्चाई ये है कि बजट के पहले इकोनॉमिकल सर्वे कराया जाता है और सर्वे में तमाम चीज़ों की जानकारी मिलती है और उसके बाद हम उसको प्लान करते हैं, तो एक प्लान वर्क होता है। इस प्लान वर्क को भी इस सरकार ने अनप्लान तरीके से किया गया है। तो जब कोई चीज़ अनप्लान्ड होती है तो उसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं आते, या जैसा हम सोचते हैं वैसे तो होते ही नहीं हैं। मैं उदाहरण के रूप में आपके सामने रखना चाहता हूं कि जिस तरह से इन्होंने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर महिला को हम 2500 रुपये देंगे और सभी बहनें जो है अपने मोबाइल को अपने बैंक अकाउंट से एक्टिवेट करा लें, और 8 मार्च को महिला दिवस है, सबके अकाउंट में 2500 रुपये आएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा, बीजेपी के दूसरे नेताओं ने कहा, मगर किसी को कोई पैसा नहीं मिला। और इस बजट के अंदर जो उसके लिए प्रोविज़न किया गया वो मात्र 5100 करोड़ रुपए का, तो 5100 करोड़ रुपए तो 2 लाख महिलाओं तक भी नहीं पहुंचेगा। तो जबकि दिल्ली के अंदर लगभग 1 करोड़ वोटर हैं, 50% महिलाएं हैं, तो 50 लाख महिलाएं हैं और लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ख़राब है इसलिए कि सरकार की गलत नीतियों के कारण कहीं ना कहीं देश के अंदर गरीबी, महंगाई, बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ी है, इसलिए ज़्यादा ख़राब है। तो सरकार ने जो कहा वो करती नहीं दिख रही जो है। इन्होंने कहा कि एक गैस का सिलेंडर होली पे और दिवाली पे सबको मिलेगा, लेकिन होली तो चली गई है, कहीं कोई सिलेंडर नहीं मिला। दूसरा इन्होंने कहा कि हम 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, तो 500 रुपये के सिलेंडर के लिए तो इस बजट में कहीं कोई प्रोविज़न नहीं है, कोई पैसा नहीं रखा गया, तो कैसे देंगे? तो ये इन भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में अंतर है। अभी इन्होंने मुसलमान भाइयों के लिए ईद के ऊपर, ईदी के लिए जो है कहा है कि तोहफा दिया है, तो मैं तो आशा करता हूँ कि दे देना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी को मिला होगा। जब हिंदुओं को ठग सकते हैं तो इन मुसलमान भाइयों को ठगने में क्या देरी है? तो ये इनकी करनी और कथनी में अंतर है। और हमारी पीढ़ी के लोग या हमारे से पहले पीढ़ी के लोग जब भारतीय जनता पार्टी के बारे में चर्चा करते थे तो हर व्यक्ति सहज ये कहता था कि बीजेपी की करनी और कथनी में अंतर है। तो वो अंतर आज सहज नई पीढ़ी को भी देखने को झलकता है। मतलब नौजवान रोजगार मांगता है तो उसको रोजगार नहीं मिलता, डंडे मिलते हैं। वो परीक्षा देता है तो उसकी परीक्षा पास फेल की बजाय उसका पेपर ही लीक हो जाता है। किसान जब बॉर्डरों पे आके सालों साल रुकता है और प्रधानमंत्री जी को आभास होता है कि किसानों के साथ कहीं ना कहीं जाती हुई है और यह हम इनको अपनी बात समझा नहीं पाए, तो तीनों कानूनों को वापस लेते हैं। एमएसपी भी देने की बात करते हैं, किसानों पे जो झूठे मुकदमे बनाए गए उनकी बात करते हैं, और किसानों के ऊपर जो उसके ट्रैक्टर पे, इक्विपमेंट्स पे जो कभी टैक्स नहीं लगा, उन सब टैक्सों को हटाने की बात करते हैं। लेकिन 4 साल बीत जाने के बावजूद भी जो है किसानों को एक पैसा नहीं देते जो है। तो जो खुद की कही हुई बातें किसी बात को पूरा नहीं करते। तो इसलिए मुझे वो याद आता है कि हमने जिन लोगों के साथ बैठे उठे, तो वो सब हमारे गुरुजन जिन्होंने हमें पढ़ाया या संत महात्मा, वो सब इनके बारे में ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में है, तो वो तमाम चीज़ें आज हमें देखने को मिल रही हैं। तब ये लोग सरकार से बाहर बाहर रहते थे, वो उनको मौका नहीं देते सरकार में आने का। लेकिन अब भारत में कुछ लोगों ने इनको मौका दिया, लेकिन उस मौके पे जो है ये खरे नहीं उतरे
वही इन्होंने किया जो इनके बारे में हम अपने से पहली पीढ़ी के लोगों से सुनते आ रहे थे। ये पहले कह रहे थे, चुनाव के समय कहते थे भाई केजरीवाल कहता है मैं 2100 रुपये दूंगा, और इन्होंने कहा 2500 रुपये देंगे। केजरीवाल कैसे दे देगा जब इन्होंने पंजाब में वादा किया वहाँ नहीं दे के आया। तो अब जो है अब तो जीत चुके हैं ये, तो क्या लगता है कि उन्हीं की राह पे चल रहे हैं? देखिए वादा करना भूल जाना। देखिए ये दोनों झूठी सरकारें हैं। हमारी कर्नाटका में सरकार है, वहाँ पे पैसा दे रहे हैं। हमारी तेलंगाना में सरकार है, वहाँ पे पैसा दे रहे हैं। तो पैसा देना जो है, क्या आवश्यकता है कि पैसे की आवश्यकता है? तो मैं आपको बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों का सर्वे हुआ, उस सर्वे के अंदर 69% बच्चों का ग्रोथ सामान्य से कम है। तो उसका कारण है कि माँ बाप अपने आप को भूखा रख के अपने बच्चे को एक रोटी फालतू खिलाना चाहते हैं, लेकिन वो एक रोटी फालतू खिलाने के बावजूद भी अपने बच्चे को पौष्टिक आहार नहीं दे पा रहे, जिसके कारण उसका बच्चा का जो सामान्य ग्रोथ है वो भी नहीं है। तो इसलिए ये हमने एनालिसिस नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, उसको भी मालूम है कि लोगों का जीना दुर्लभ हो गया है। केजरीवाल जी की सरकार है, उनको भी मालूम है कि दुर्लभ हो गया, और हम कांग्रेस है तो हमें भी मालूम है दुर्लभ हो गया। इसीलिए सब पार्टियों ने अपने चुनाव घोषणा पत्र के अंदर अपने भाषणों में ये बातें कही। तो ये बातें जहाँ जहाँ हमने कही, हमारी सरकार बनी है तो हमने वो पूरा किया है। लेकिन जहाँ जहाँ केजरीवाल की सरकार, अब राजस्थान में, वहाँ उसने अभी तक नहीं दिया। मोदी जी की सरकार जिस भी राज्य में, वहाँ कहीं नहीं दे रहे। तो ये झूठी सरकारें हैं। लेकिन इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि लोगों के घर की रसोई का बजट बिगड़ गया है। लोग अपने बच्चों को ठीक से खाना भी नहीं खिला पा रहे। भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण ये हो गया कि 80 करोड़ लोग देश में सरकारी 5 किलो अनाज पे जिंदा हैं। वो अपने परिवार के लिए अनाज नहीं खरीद पा रहे। तो ये देश की नीति इन्होंने इस तरह की बनाई कि उसका फ़ायदा ये है कि जो देश के सबसे पूंजीपति लोग हैं वो 1600 करोड़ रुपए एक दिन में कमाते हैं, और एक आम साधारण व्यक्ति वो 27 रुपये भी नहीं कमा पा रहा जो है। तो ये आप अंतर समझ सकते हैं। तो इनकी गलत नीतियों का जो फ़ायदा है, वो गलत नीतियां हमारे लिए हैं ये, लेकिन इन्होंने नीतियां ही उद्योगपतियों के लिए बनाई हैं। तो जिसके लिए आप नीति बनाओगे उसका फ़ायदा होगा। तो इन्होंने नीति अगर महिलाओं के लिए बनाए होते तो उनको 2500 रुपये दे दिए होते। लेकिन बीजेपी कहती है कि कांग्रेस से हिंदुओं के विरोधी है। देखिए, हम किसी के विरोधी नहीं हैं, हम सबको साथ लेके चलते हैं। सरकार, कांग्रेस गरीब, कमज़ोर, पिछड़ों के लिए काम करती है, और उसके बाद कोई पूंजीपति भी हमारा दुश्मन नहीं होता है। लेकिन सरकार की योजनाओं का फ़ायदा अंतिम व्यक्तिगत तक पहुँचे, सबसे कमज़ोर का जीवन व्यापन हो, उसके घर में उन्नति तरक्की आए, वो अपने बच्चों को अच्छा खाना खिला सके, उन्नति तरक्की आए, वो अपने बच्चों को अच्छा खाना खिला सके, अच्छी पढ़ाई दे सके, अच्छा स्वास्थ्य दे सके। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो इन पे हमारा फोकस रहता है। और इसमें अगर हम कहें तो जब सबसे ज़्यादा बड़ा वर्ग हिंदुओं का है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी उन्हीं को मिलता है, लेकिन हर गरीब को मिलता है। तो हमारी नीति जो है वो हर गरीब, कमज़ोर, पिछड़े के लिए है। और मैं आपको बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूँ कि जब देश आज़ाद हुआ था, भारत दुनिया के सबसे गरीब, कमज़ोर, पिछड़े देशों की श्रेणी में था। लेकिन हमारे नेताओं के द्वारा बनाई गई नीतियों के कारण देश के लोगों ने उन नीतियों पर भरोसा किया, उसके कारण दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में की श्रेणी में भारत समार हुआ। तो इसका श्रेय हमारे नेताओं को जाता है। आज वो सबसे शक्तिशाली देश फिर दोबारा से सबसे कमज़ोर देशों की श्रेणी की तरफ बढ़ रहा है। आज हम दुनिया के टॉप 10 देशों से बाहर हो गए हैं। तो इसका श्रेय किसको जाता है? इस मोदी सरकार की गलत नीतियों को। तो जो हम दुनिया में 6ठे नंबर पे थे, आज हम दुनिया में पहले 10 देशों की श्रेणी से बाहर हो गए। आज हमारा मीडिया जो है, मैं तो बधाई देता हूँ आप जैसे लोगों को कि कम से कम आप जो है लोगों का सच तो दिखाते हैं। आज मीडिया का बहुत बड़ा वर्ग पूरी तरह से बायस्ड हो गया है। जिन चैनलों को हिंदुस्तान में नंबर 1 माना जाता है, उनकी रैंकिंग दुनिया में 126वीं है। तो यहाँ उनको नंबर 1 कहती है मोदी सरकार, और वहाँ जो है दुनिया में उनकी रैंकिंग इतनी गिर जाती है। तो क्यों गिर जा रही है? क्योंकि जो पत्रकारिता है, पत्रकार का काम ये है कि वो सरकार का भोंपू ना बने। पत्रकारिता ये होती है कि जो सरकार छिपाती है वो पत्रकार बताते हैं। अब दुर्भाग्य है देश का कि पत्रकार सरकार के भोंपू बन गए हैं। तो जो सच है वो लोगों के सामने ही नहीं आता। तो उनकी अपनी भी रैंकिंग गिरी है और भारत की भी दुर्दशा बढ़ी है।
लेकिन एक चीज़ और है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस वाले हनुमान चालीसा के खिलाफ हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। तो क्या अभी हनुमान चालीसा करते हैं? मैं डेली हनुमान चालीसा करता हूँ। मैं तो अब नवरात्रों के व्रती भी रहूंगा। तो सभी लोग अपने अपने धर्म में जिसकी जिस धर्म में आस्था होती है वो उस धर्म को मानता है और उसको करता है। तो हम सभी तो करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो इनका राजनीतिकरण करती है। मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ आपको कहना चाहता हूँ कि जब भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो हमारे हिंदू के सबसे बड़े धर्मगुरु तो हमारे शंकराचार्य हैं। हमारे चारों शंकराचार्य जी ने प्रधानमंत्री को अनुरोध किया कि आप जो ये मंदिर का शिलान्यास कर रहे हैं ये पूरी तरह से अभी उचित नहीं है, आपने गलत समय चुना है और मंदिर का अभी शिलान्यास नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री तो हमारे नॉन बायोलॉजिकल हैं, वो तो जो अपने आप को भगवान का अवतार मानते हैं, जबकि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूँ। लेकिन शंकराचार्य जी की कही हुई बात भी प्रधानमंत्री जी ने और बीजेपी के लोगों ने नहीं मानी। हमारे शास्त्रों के अनुसार सनातन धर्म में है कि जब किसी मंदिर का शिलान्यास होता है, वहाँ पे मूर्ति स्थापना होती है, तो सबसे पहले हम ध्वज पूजा करते हैं। ध्वज सबसे ऊपर लगता है मंदिर के शिखर पे। उसके बाद कलश पूजा करते हैं, वहाँ कलश होते हैं। उसके बाद द्वार पूजा करते हैं और उसके बाद मूर्ति स्थापना करते हैं। तो जब मंदिर पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है तो हमारी ध्वज पूजा कैसे होगी? जब मंदिर कंप्लीट नहीं है तो कलश पूजा कैसे होगी? तो जब हम कलश पूजा और ध्वज पूजा को छोड़ के मूर्तियों की स्थापना करें तो हमारे शास्त्रों में तो ऐसा नहीं है। तो हमारे शंकराचार्य जी तो प्रधानमंत्री को आगाह किया, लेकिन क्योंकि उन्होंने तो चुनावी रोटियां सेकनी थी, उनको किसी धर्म से तो मतलब है नहीं, उनका किसी धर्म में कोई आस्था नहीं है, उनका कैमरों में आस्था है। वो जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो सब जगह लिखा होता है कि यहाँ पे फोटो खींचना वर्जित है, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए वहाँ 100 कैमरे लगे होते हैं, एक कैमरा इधर से, एक कैमरा उधर से, एक कैमरा उधर से जो है। तो प्रधानमंत्री जी के दिखावे में विश्वास नहीं सभी वीआईपी करते हैं ना, तो नहीं, कोई नहीं करता जो है। कितनी फोटो है आपके हमारे पास कांग्रेस के नेताओं की जो है, बताएं आप। जो हमारे नेता सब जगह जाते हैं, सभी अपने अपने मीडिया साथ लेके जाते हैं। नहीं, कोई नहीं साथ लेके जाता। ये नहीं, राहुल जी गए थे उज्जैन, उज्जैन में राहुल जी ने जो है कि नाम किया था, वहां का लोकल मीडिया होता है। हमारी कोई आपको प्रेस वार्ता नहीं मिलेगी ऐसे जो है, नहीं मिलेगी आपको ऐसे जो है। मेरे एक साथी थे, वो 22 जनवरी को जब ये उद्घाटन था भव्य राम मंदिर का, मेरे एक साथी था, वो उस का चश्मदीद गवाह बनना चाहता, तो ऐतिहासिक क्षण का, भले ही उसको सनातन का ज्ञान नहीं था, लेकिन वो क्षण का गवाह बनना चाहता था। उसने 2 टिकट अपनी पत्नी की और एक अपने और अपने माँ बाप की कराई। लेकिन इस मोदी सरकार ने उसका जो होटल उसने बुक करा रहा था महीनों पहले से, वो होटल कैंसिल करा दिया और जो उसकी रेलवे की टिकटें थी वो कैंसिल करा दी। तो जो एक आदमी इच्छा से, स्वेच्छा से जाना चाहता था, इस सरकार ने उस अवसर को भी छीन लिया उससे जो है, क्योंकि ये वहाँ पे फिल्मी सितारों को लाना चाहते थे, ये वहाँ पे फिल्मी हस्तियों को लाना चाहते थे, तो ये वहाँ पे अडानी अंबानी को लाना चाहते थे, जिसकी आस्था हो ना हो, मुझे नहीं पता उनकी आस्था है कि नहीं, मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता। लेकिन जो आदमी स्वेच्छा से जाना चाहता है, जो उस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनना चाहता है, जिसके माँ बाप चाहते थे कि मेरा बेटा मुझे वहाँ लेके जाए, इन्होंने उसके अवसर को तो छीना। उसकी तो ट्रेन की बुकिंग भी कैंसिल करा दी, होटल भी कैंसिल करा दी, उसको तो जाने से रोक दिया। लेकिन वहाँ उन लोगों को ला रहे हैं कि जिनसे इनको पब्लिसिटी मिले। तो ये पब्लिसिटी और सिर्फ ड्रामा करते हैं। तो राहुल जी को निमंत्रण दिया गया था, राहुल जी क्यों नहीं पहुंचे? इसलिए क्योंकि हमारे शंकराचार्य जी ने हमें कहा था कि ये अनुचित कार्य कर रहे हैं। जिस पंडित से उन्होंने ये मुहूर्त निकलवाया था उसने भी मना किया था। उसने कहा था रामनवमी पे करेंगे 2 महीने बाद, कहता नहीं 2 महीने बाद तो चुनाव है, चुनाव से पहले करना है। तो ये चुनावों को देख के करते हैं, किसी धर्म शास्त्र को देख के नहीं करते। तो जब आप धर्म शास्त्रों को नहीं मानते तो कहीं ना कहीं उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ता है और लोग आपसे दूर हो जाते हैं। धर्म राजनीति की जगह नहीं है। हम सब अपने धर्म में, मैंने आपको कहा कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ और हम नवरात्रों का व्रती भी रहूँगा। तो ये मेरा अपने धर्म के प्रति आदर है, सम्मान है, मेरे संस्कार हैं, तो मैं करूँगा। और लेकिन मैं दूसरों के धर्म का ईद भी तभी है, तो मैं किसी का निरादर थोड़ी करूँगा। मैं उसके भी धर्म का आदर करता हूँ, उसका भी सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं ये भी अपेक्षा करता हूँ कि जब मैं उसके धर्म का आदर और सम्मान करता हूँ तो वो भी मेरे धर्म का और का आदर और सम्मान करे। और यही दुनिया की संस्कृति है, यही भारत की खूबसूरती है, यही भारत की एकता में अखंडता है। लेकिन हमारी इस शक्ति को कहीं ना कहीं नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है।
लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। हिंदू सनातन संस्कृति का नव वर्ष और ईद एक साथ आ रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं तो इसके लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ, अपने हिंदू भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ और मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। क्या लगता है दोनों एक साथ? बहुत अच्छे से मनाएंगे सब। यही खूबसूरती है हमारी। हमारी गंगा जमुना तहजीब है। लेकिन हमारे शंकराचार्य पीठ की स्थापना 7वीं ईस्वी में हुई थी। आज तक कोई हमारे धर्म को नहीं मिटा सका, ना नुकसान पहुंचा सका। इतने शासक हुए, चाहे उसमें मुगल भी रहे, अंग्रेज भी रहे, और भी शासक रहे, लेकिन कोई हिंदू को मिटा थोड़ी सका। क्यों नहीं मिटा सका? केरला के मंदिर, केरला के जो पंडित हैं वो पूजा करेंगे बद्रीनाथ जी में, और बद्रीनाथ की जो पंडित हैं वो पूजा करेंगे केरला में। किसने ये स्थापना की? हमारे शंकराचार्य जी ने की, ताकि पूरे देश के अंदर एक समावेश बना रहे, एक प्यार और सौहार्द का वातावरण बना रहे। ये थोड़ी इस गंभीरता को समझते हैं। तो जो बात हमारे शंकराचार्य जी ने 7वीं सदी में समझी है, तो आज भी उसको नहीं समझ पा रहे, या आज भी उसको नष्ट करना चाह रहे हैं। तो आज भी पड़ोसी से पड़ोसी को लड़ाने का काम करते हैं। हमने दक्षिण से उत्तर को, उत्तर से दक्षिण को जोड़ के रखा हमारे शंकराचार्य जी ने, कहीं कोई विवाद नहीं हुआ। तो इनको वो धर्म का ज्ञान नहीं है। जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता वो कहीं ना कहीं चीज़ों को खंडित करता है, नुकसान पहुंचाता है। आधा अधूरा ज्ञान तो हर जगह नुकसानदायक होता है। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम हर चीज़ के ज्ञाता नहीं होते, लेकिन जिस चीज़ का हमें ज्ञान नहीं होता, हम उस चीज़ के ज्ञानवान लोगों से परामर्श करते हैं और उस काम को फिर और अच्छे ढंग से कर पाते हैं। आदित्य जी, एक चीज़ और मैं पूछ लूँ आपसे। अभी जिस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार बन चुकी है दिल्ली के अंदर, और अब बीजेपी के अंदर भी महापौर नहीं आ चुके हैं, तो अब ये कहा जा रहा है कि नवरात्रों के अंदर जितने भी मीट की दुकानें हैं उन सभी को बैन किया जाएगा, और इसके साथ साथ में जहाँ भी मंदिर या मेले लगेंगे वहाँ मुसलमान कोई भी दुकानदार या कोई भी सामान बेचने वाला नहीं होगा। देखिए योगी जी, हमारे यहाँ हमारे संविधान, देश संविधान से चलता है, और हमारे संविधान की चीज़ों में, संविधान में, चाहे एमसीडी का कॉन्स्टिट्यूशन है या दिल्ली सरकार का या भारत सरकार का है, हम उस कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करते हैं। और उसमें कौन व्यक्ति किस दुकान को खोल सकता है, कितने टाइम के लिए खोल सकता है, कब खोल सकता है, ये नियम अनुसार है। लेकिन इन्होंने उस नियम की बात नहीं करनी। इन्होंने तो लोगों में मतभेद और एक डर का वातावरण बनाना है। सरकारें जो है डर को निकालती हैं। ये हिंदू को मुस्लिम से, मुस्लिम को हिंदू से डराएंगे। जहाँ जहाँ इनकी सरकार आएगी वहाँ हिंदुओं का धर्म भी खतरे में होगा, वहाँ हिंदुओं के त्यौहार भी खतरे में होंगे, वहाँ हिंदू भी खतरे में होगा, वहाँ उसकी भैंसों को भी खतरा होगा, वहाँ उसके मंगलसूत्र को भी खतरा होगा। ये पहले 60 सालों में तुमने नहीं देखा। 60 सालों में तुम्हें लगता है क्या शायद कानून हमें खतरों से बाहर निकालता है? इस कानून की खूबसूरती ये कि कोई कमज़ोर से कमज़ोर किसान भी अगर अपने जब खेत में हल चला रहा होता है और कोई ताकतवर उसके उस मेंढ को तोड़ देता है, तो जाके वहाँ हाथ से गर्व से खड़ा होकर कह देता है तुझे कोर्ट में देख लूँगा। ये उसके अंदर साहस होता है, कमज़ोर आदमी के अंदर। ये साहसवान का भी साहस को निकाल दें जो है। तो कानून की खूबसूरती है, ये भारत की खूबसूरती है। भारत दुनिया के उन पहले देशों में से है जिन्होंने आज़ादी के तुरंत बाद दुनिया के सबसे खूबसूरत संविधान को एक किताब का रूप दिया और उसके ऊपर चला, और उस संविधान पे चल के ही हमने इस दुनिया के जो सबसे कमज़ोर और गरीब देश था, उसी संविधान के रास्ते पे चल के हमने भारत को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की श्रेणी में शामिल किया। ये खूबसूरती है हमारे संविधान की। लेकिन ये इनको वो पसंद नहीं है, इनको ना वो तरक्की पसंद है। एक चीज़ और पूछ लेता हूँ। वक्फ बोर्ड में संशोधन करने की बात कर रहे हैं, उधर ही मुस्लिम कम्युनिटी कह रही है कि हमें इसमें कोई संशोधन नहीं चाहिए। जब भी हम किसी चीज़ को सलाह मशवरा करके, डिस्कशन करके करते हैं तो उसमें और ज़्यादा अच्छी खूबसूरती आती है। लेकिन जब उसके अंदर कोई बायस तरीके से चर्चा रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं नुकसानदेह होती है। तो ये लोग पूरी तरह से बायस्ड हैं। ये हिंदुओं को भी तो हक को खाते हैं। ये 400 का सिलेंडर जो मिलता था 1000 रुपये का, मेरे घर में भी तो 1000 का आता है। मैं तो हनुमान चालीसा भी करता हूँ और नवरात्रों का व्रत भी करूँगा, तो मेरा भी 400 के बजाय 200 का दो ना। वो खाद का कट्टा मेरे घर में भी तो महंगा आता है। कहा था चुनाव में कि 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, अब कह रहे हैं कि कब बिजली महंगी करेंगे। इन्हीं के मंत्री ने कहा अभी 2-3 दिन पहले जो है इसी विधानसभा में कहा। तो जो चुनाव के अंदर बिजली सस्ती करने की बात करते थे कि हम 300 यूनिट बिजली देंगे,
अब वो विधानसभा में सरकार बनने के बाद विधानसभा में इनके मंत्री कहते हैं कि बिजली में घाटा है, क्या कारण है, और अब जो है हम बिजली और महंगी करेंगे। तो ये लुटेरे हैं, इन लुटेरों से देश को बचाना है। ये जब से आए हैं तब से देश को लूटने लग रहे हैं। मैं बड़े अदब के साथ आपको कहना चाहता हूँ कि ये बैंक हैं, इन बैंकों में हमारे टाइम में चेक बुक भी फ्री थी, पासबुक भी फ्री थी। जो हमारे 10,000 5,000 रुपये पैसे उसमें जमा होते थे, उस पर बैंक हमें इंटरेस्ट भी ज़्यादा देता था। आज बैंक ने चेक बुक का भी पैसा, पासबुक का भी पैसा, जो मेरा पैसा उसमें जमा है उसके ऊपर ब्याज भी कम देगा, और जो मैं पैसा निकालूंगा डालूंगा उस पर भी चार्ज करेगा। तो ये लुटेरे नहीं तो और क्या, जो हर काम फ्री में होता था और गांव-गांव में बैंक खुल रहे थे जाके, जो सारे बैंक प्रॉफिट में होते थे, अब वो सारे बैंक जो है वो लुटेरों का अड्डा बन गए हैं। मैं बुराड़ी का उदाहरण अगर आपको लूं तो जब 2004 से 2014 तक, 2014 से 2019 तक मोदी जी की पहली कार्यकाल में यहाँ पे 5 बैंक बंद हो गए, इस छोटी बुराड़ी सी जगह में। देना बैंक यहाँ पे बंद हुआ, सिंडिकेट बैंक यहाँ पे बंद हुआ, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यहाँ पे बंद हुआ, और 2 बैंक यहाँ पे और बंद हुए। तो ये 5 बैंक एक छोटी सी जगह पे गांव के परिसर में जो है एक 5 बैंक बंद हो गए। तो इन 5 बैंकों में अगर 20-20 लोग भी काम करते होंगे तो 100 लोगों का तो रोजगार गया, और जिनके वो किराया आता था, जो लोग वहां से सर्विसेज ले रहे थे, उनको और ज़्यादा भीड़ भड़के में जाना पड़ेगा। तो ये एक सरकार की गलत नीतियों का ही खामियाजा देश को भुगतना पड़ता है। तो ये हर जगह पे इनका यही हाल है। ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।